हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल। क्या पढ़ रहे थे? मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल, जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, मेथड एंड प्रिपरेशन पहले तो पढ़ क्या रहे थे, माइक्रो कैप्सूल। तो नेक्स्ट वाले इसका दो वीडियो बना है। एक वाले वीडियो में माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं और एक कितने टाइप के होते हैं उसको कंप्लीट किया है। और हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब माइक्रो कैप्सूल को, माइक्रो स्फीयर को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं उसके बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अलावा अगर आपको भी कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। हम इससे अच्छा समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। बाकी ये जो मेरा लेक्चर है ये एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में जो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड एडवांस टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम था उसमें की यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में हमारा माइक्रो स्फीयर है। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि माइक्रो स्फीयर क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। मेथड और प्रिपरेशन क्या होते हैं, माइक्रो स्फीयर बनाने की विधि क्या होती है उसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है। यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए आर्या फार्मेसी। आर्या फार्मेसी करके चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे आपको सीरियल वाइज नोट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैंड राइटिंग नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, सारी वीडियो आपको, ऑफलाइन वीडियो सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप सीरियल वाइज वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन ऑफ द माइक्रो स्फीयर। मतलब माइक्रो स्फीयर आप जो बनाते हैं उसका इवाल्युएशन कैसे करते हैं। ठीक है, इवाल्युएशन मतलब होता है कि आप जो माइक्रो स्फीयर बनाते हैं क्या वो जनता के लिए सेफ है, क्या ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, क्या वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, क्या वो अच्छे इन्वायरमेंट में स्टेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा मॉइस्चर कांटेक्ट में आया तो बेकार हो गया, क्या उसकी हाफ लाइफ सेफ है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि माइक्रो स्फीयर के सेफ्टी, एफिकेसी और एफिशिएंसी की पूरी स्टडी होती है किसमें, इवैल्यूएशन में। देखो, कोई भी नई ड्रग आती है मार्केट में, हर नई दवा को मार्केट में लॉन्च होने से पहले उस दवा का इवैल्यूएशन किया जाता है, तभी वो दवा मार्केट में लॉन्च होती है। ठीक है, ये इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। कोई भी दवा, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको जो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होता है या फिर जो अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन होते हैं, सारी की सारी दवा उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इवैल्यूएशन में बेसिकली हम लोग देखते हैं एक ड्रग कितनी सेफ है, एक दवा कितनी इफेक्टिव है, एक दवा कितना ज्यादा साइड इफेक्ट दे रही है। इतना ही नहीं, एक दवा ये हमारे वातावरण में कितने समय तक स्टेबल रह रही है। तो इसकी पूरी की पूरी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, इवैल्यूएशन में, मतलब परीक्षण करने का काम करते हैं, जांच पड़ताल करने का काम करते हैं। तो किस किस चीज का जांच करते हैं, तो सबसे पहले है पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले देखते हैं कि जो दवा पॉलीमर में मिला है उसका पार्टिकल साइज क्या है। ऐसा नहीं है कि दवा भारी पार्टिकल साइज में हो, मतलब लार्ज पार्टिकल साइज में हो। लार्ज पार्टिकल साइज में रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, वो बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि क्या जो दवा होती है वो माइक्रो स्फीयर से निकलकर अपने बॉडी ऑर्गन तक जा रही है कि नहीं जा रही है, उसकी प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई मतलब डिटर्मिनेशन करते हैं किसमें, इवैल्यूएशन में। इसके अलावा सरफेस मॉर्फोलॉजिकल, इसमें देखते हैं जो पार्टिकल्स आप बनाए हैं, जो माइक्रो कैप्सूल्स बनाते हैं उसका सरफेस क्या है, उसमें कितनी दवा भरी जा रही है, उसका कलरेंस क्या है, उसका ऑर्डरिंग क्या है, सारी की सारी डिटेल हम लोग सरफेस मॉर्फोलॉजी में चेक करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, ड्रग इंटरेक्ट एफिशिएंसी। तीसरा ये देखते हैं कि एक जो माइक्रो स्फीयर होता है उसमें दवा कितने कितने अमाउंट में फिल हो रही है, उसकी पूरी की पूरी स्टडी करते हैं। क्या दवा ज्यादा तो फिल नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है दवा कम फिल हो रही हो और ज्यादा भरने के चक्कर में दवा बाहर से निकलने लगे, ये सब की स्टडी हम लोग उसमें करते हैं। ड्रग रिलीज स्टडी, इसके अलावा देखते हैं माइक्रो स्फीयर में जो ड्रग है, जो ड्रग माइक्रो पॉलीमर के साथ मिक्स हुआ है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज,
इसके अलावा दवा के और जो माइक्रोस्फीयर होते हैं उसके फ्लो प्रॉपर्टीज को, उसकी डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी, अगर कम रहेगी तो स्टमक फ्लूइड में क्या होगी, आराम से तैरने लगेगी। अगर यही डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो स्टमक फ्लूइड में अंदर जाके बैठ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी स्टडी। इसके बाद देखते हैं कि जो माइक्रोस्फीयर आप लोगों ने बनाया है वो किस टेम्परेचर में स्टोरेज है। ऐसा तो नहीं है कि सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी अदर मतलब कि लाइट के कॉन्सेप्ट कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना, तो उसकी पूरी की पूरी स्टडी हम लोग इवैल्यूएशन में करते हैं। आई होप इवैल्यूएशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्फीयर। एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्फीयर के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड सस्टेन ड्रग रिलीज। सबसे पहले क्या है कि जो माइक्रोस्फीयर होता है वो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है और ड्रग को सस्टेन रिलीज बनाता है, ताकि जो दवा है वो प्लाज्मा में अपना कंसंट्रेशन बना के रखे, बार बार पेशेंटों को दोबारा से बार बार डोज लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी। इसके अलावा जो आपका रहता है, जो आपका माइक्रोस्फीयर रहता है वो एक दवा के बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। ठीक है, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, डोजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि जैसे बार बार दवा देना। पेशेंट है, अगर अगर आप उसको एक बार माइक्रोस्फीयर की दवा दे देंगे तो उसको बार बार नहीं देना पड़ेगा। अगर आप वैसे दवा दे रहे हैं तो उसको दिन में 4 बार 5 बार देना पड़ेगा। गलती से भूल जाए तो उसका अलग नुकसान। तो जो माइक्रोस्फीयर रहता है वो क्या करता है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम पॉसिबल। माइक्रो स्केल से पॉसिबल है भाई, टारगेट सिस्टम नहीं है। माइक्रो स्फीयर से क्या होता है, जो दवा होती है उसको टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर भी किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन। देखो, अब बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो एसिड के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाती है, ब्लड में जाने के बाद खराब हो जाती है, टिश्यू के पास जाने के बाद खराब हो जाती है, बाहर भी रहती है तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में अपने हाफ लाइफ से पहले ही क्या होती है, खराब होती है। तो ऐसे दवा को प्रोटेक्ट करता है, बचाव देता है हमारा माइक्रो स्फीयर। फिर इसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज। क्या है डिसएडवांटेज, देखिए चाहे कोई भी चीज हो उसका अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी तय है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो इसकी जो माइक्रोस्फीयर बनाने की जो प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ही आसान नहीं है, सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाईली कॉस्टली, मतलब कि माइक्रोस्फीयर बनाने के लिए कॉस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ड्रग लीडिंग। देखो, इसमें क्या होता है कि ड्रग लीड भी कर सकती है, जरूरी नहीं हो सके सारा पॉलीमर एक साथ डिजॉल्व हो जाए, तो दवा जो पॉलीमर में मिक्स है वो एक साथ रिलीज भी हो सकता है। इसके बाद आपका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या देखते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या देखते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जहाँ पे दवा को कंट्रोल मैनर में रिलीज करना है वहां एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना। आखिर माइक्रो स्फीयर को कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दवा को कंट्रोल रिलीज में, दवा के रिलीज को कंट्रोल करने में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका इसका यूज ज्यादातर कैंसर थेरेपी में भी हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू जो दवा होती है वो टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है। ठीक है, वैक्सीन डिलीवरी, वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए इसका यूज होता है। क्यों, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल्स है। अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करेगा, तो जब भाई बैक्टीरिया वायरस फंगस आपके बॉडी में इंटर करते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत और तुरंत क्या होता है, एक्टिव होता है और इस माइक्रोब्स को खत्म करने का भी काम करता है, जो कर सकता है, करता है, जो कि माइक्रोब आपके वैक्सीन में प्रेजेंस है। तो ऐसे ऐसे वैक्सीन को जो माइक्रोब से बनी है उसको आपका इम्यून सिस्टम खत्म ना कर दे,
उसके बचाव के लिए उस वैक्सीन को मिक्स कर दिया जाता है पॉलीमर में, यानी उस वैक्सीन को बना दिया जाता है माइक्रो कैप्सूल, जिससे फॉरेन पार्टिकल्स उस वैक्सीन को नहीं पहचान पाता है और उसको भी खत्म नहीं करता है। ठीक है, तो एक इसके बाद माइक्रो कैप्सूल्स का यूज कहाँ पे होता है? जीन डिलीवरी में होता है, ओरल, नेजल, ऑक्यूपेशन ड्रग डिलीवरी में होता है। ओरल डिलीवरी में भी होता है, नेजल डिलीवरी में होता है, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेसूटिकल। क्या पढ़ेंगे? कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेसूटिकल। तो कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेसूटिकल क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक होता क्या है, इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ कर आइएगा। जब पढ़ के आएंगे तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।